ये वीडियो आपके मन में और भी ज़्यादा क्वेश्चंस ऐड करेगी इंस्टेड ऑफ गेटिंग ऑल द आंसर्स, जो कि अच्छी बात है। देखो, जब हम अपनी लाइफ में कोई बड़ा डिसीजन लेते हैं, लाइक कंट्री शिफ्ट करने का सोच रहे हैं, आप लोग सोच रहे होंगे कि इंडिया छोड़ के जर्मनी आ जाओ, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप सही सवाल पूछो इंस्टेड ऑफ गेटिंग ऑल द आंसर्स। आंसर्स वैसे भी हमारे मूड के साथ चेंज होते रहते हैं, इसलिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि तुम खुद से बार बार सही क्वेश्चंस पूछते रहो। हो सकता है कि नई कंट्री इकोनॉमिकली बूम कर रही हो, बट वहाँ का कल्चर टॉक्सिक भी हो सकता है। नई जॉब आपको एक बेटर सैलरी दे सकती है, बट ये भी तो हो सकता है कि आपको एक डिफिकल्ट टीम मैनेज करनी पड़े। हो सकता है कि आपके फ्रेंड्स आपके रिलेशनशिप को जज करें, बट आप खुद क्लाउड 9 पे फील कर रहे हो। ये सब बातें बोलने का, फिलोसफिकल होने का मेरा बस एक यही मतलब है कि प्रॉब्लम्स का कोई डायरेक्ट सॉल्यूशन नहीं है, बस ट्रेड ऑफ्स होते हैं। और जर्मनी भी कोई एक्सेप्शन नहीं है। एंड जैसा कि आप सोच रहे होंगे कि इट्स नॉट ऑलवेज लाइक ग्रास इज ग्रीनर ऑन द अदर साइड। मैं अभी जर्मनी में अराउंड 1 साल से ज़्यादा टाइम से रह रहा हूँ, और इस एक टाइम में यहाँ का कल्चरल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल सीन काफ़ी ज़्यादा बदल गया है। ना सिर्फ इस 1 साल में, 3 या 4 साल से जब से मैंने जर्मनी आने का मन बनाया है। और इसमें कुछ अजीब नहीं है, ये दुनिया की हर एक कंट्री में हो रहा है। देखो, जर्मनी में ना सिंसेरिटी का एक कल्चर होता है। ये लोग जो बोलते हैं उसका एक मतलब होता है, और जिसका मतलब होता है सिर्फ वही बोलते हैं। मतलब आपको ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है कि क्या इस बंदे को या इस बंदी को मेरा आइडिया जेन्युइनली अच्छा लग रहा है, मैं इसको इंटरेस्टिंग लग रहा हूँ, या ये बस मुझे रिडिकुलस समझ रहा है। ऐसा नहीं है। ये लोग अखरोट की तरह, वॉलनट की तरह एकदम हार्ड होते हैं बाहर से, लेकिन अगर आप उसको क्रैक कर लो, इनको क्रैक कर लो, तो अंदर से ये लोग सॉफ्ट और वार्म भी होते हैं। देखो, इंडिया में कई बार क्या होता है ना कि हम लोग सामने वाले को प्लीज़ करने की कोशिश करते हैं, अपनी बातों को शुगर कोट करके बोलते हैं। कई बार ऐसा होता है कि किसी का कोई काम करना होता है, तो उस काम को मना करने के या तो बहाने बनाते हैं, या फिर ना चाहते ये भी कर देते हैं, यही सोच के कि कहीं उसको बुरा ना लग जाए। बट जर्मनी में ऐसा नहीं है। ये लोग बहुत डायरेक्ट होते हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है। हम लोग ऐसे एनवायरनमेंट में रहे हैं कि जहाँ पे डायरेक्टनेस को रूड समझा जाता है, बट देयर इज़ अ थिन लाइन बिटवीन बीइंग डायरेक्ट एंड बीइंग रूड। मुझे आपका काम नहीं करना, ये डायरेक्ट स्टेटमेंट है। मैं तेरे बाप का नौकर हूँ जो तेरा काम करूँगा, ये रूड स्टेटमेंट है। तो जर्मन्स का जो डायरेक्ट एटीट्यूड है, इस एटीट्यूड की वजह से जो लोग जर्मनी में पहली बार आते हैं वो थोड़ा स्ट्रगल कर सकते हैं। बट अगर आप थक चुके हैं सिनिसिज्म से, एक ऐसी सोच जिसमें लोग दूसरों के इरादे, नीयत और इंसानी फितरत पे शक करते हैं, तो जर्मनी आपके लिए काफ़ी हेल्दी डोज हो सकता है सिंसेरिटी का। ये नहीं बोल रहा कि जर्मन्स हर बार सिर्फ सिंसेयर और सीरियस होते हैं। जब से मैंने जर्मन फ्रेंड्स बनाए हैं, डेट किया है जर्मन को, तब से मैंने ये चीज़ ऑब्जर्व करी है कि जर्मन सेंस ऑफ ह्यूमर और इंडियन सेंस ऑफ ह्यूमर में काफ़ी ज़्यादा फ़र्क है। लेकिन अगर बात आयरनी और सार्काज़म की करें, तो ये सब यहाँ भी बहुत ज़्यादा कॉमन है। बट एक डिफरेंस है कि यहाँ पे सार्काज़म को काफ़ी ज़्यादा लाइटली लिया जाता है, जबकि इंडिया में तो ये पर्सनल रिलेशनशिप की एक फाउंडेशन ही बन जाता है। बहुत बार इंडिया में लोग सार्काज़म में इतने ज़्यादा खो जाते हैं कि समझ में ही नहीं आता कि वो सीरियस है या सार्कास्टिक। मुझ पर भी ये इल्ज़ाम काफ़ी बार लग चुका है, और काफ़ी बार मैंने एक्सपीरियंस भी किया है। अगर आप लोग इंडिया, पाकिस्तान या बांग्लादेश जैसी कंट्री से जर्मनी आ रहे हो, तो आपको जर्मन्स काफ़ी रूड भी लग सकते हैं, और अपनी सिंसेरिटी और डायरेक्टनेस की वजह से बेटर भी लग सकते हैं, क्योंकि ये आपको कोई झूठी होप्स नहीं देने वाले। तो अगर आप एक ऐसे कल्चर से आ रहे हैं जहाँ पे लोग इनडायरेक्टली बोलते हैं, सोचते हैं, तो ये जर्मन्स का जो डायरेक्ट स्टाइल ऑफ कम्युनिकेशन है, इस सब को समझने में आपको थोड़ा टाइम लग सकता है। बट मुझे लगता है कि ये लॉन्ग टर्म के लिए आपके लिए काफ़ी ज़्यादा बेटर है। एटलीस्ट आपको पता होगा कि सामने वाला बंदा क्या सोच रहा है, क्या बोल रहा है। वेदर की अगर बात करूँ, तो जर्मनी का वेदर इंडिया के वेदर से काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट है। यहाँ हम इंडिया में दिल्ली की समर, गर्म हवा और कभी कभी तो बारिश के साथ हमें ह्यूमिडिटी भी झेलनी पड़ती है। बट ऐसा कुछ जर्मनी में नहीं होता। यहाँ का वेदर काफ़ी ज़्यादा स्ट्रक्चर्ड है, एक स्ट्रक्चर्ड पैटर्न फॉलो करता है। विंटर्स में जर्मनी में काफ़ी ज़्यादा ठंड होती है, डेज छोटे होते हैं, और काफ़ी बार तो काफ़ी ज़्यादा क्लाउडी, डल सा इन्वायरमेंट हो जाता है। इंडिया की चमकती धूप से थोड़ा सा अलग सा फील होता है यहाँ पे। बट एक अच्छी बात यह है कि समर्स इंडिया जैसी इतनी एक्सट्रीम नहीं होती है, बिल्कुल चिल, एकदम रिलैक्स कर देने वाली समर होती है। आपको मन करेगा कि आप बाहर जाके ना एंजॉय करो, ऐसा चुभन सी नहीं लगेगी आपको। मॉनसून जैसी बारिश भी यहाँ नहीं होती है, तो जो लोग इंडिया में बारिश से तंग हो जाते हैं, तो उनको हो सकता है कि यहाँ पे थोड़ा सा रिलीफ मिलेगा। मगर ऑटम में और स्प्रिंग में जर्मनी में काफ़ी ज़्यादा बारिश होती है, पर वो बारिश इस तरह की होती है कि आपको ज़्यादा डिस्टर्बेंस क्रिएट नहीं करेगी आपके ऊपर। जर्मन्स ने बारिश को इतना बड़ा नहीं बनाया, और यहाँ पे बारिश होती भी हल्की है, तो ये लोग इतने ज़्यादा कंफर्टेबल हो गए ना बारिश के साथ, कि बस एक नॉर्मल सी रेन जैकेट लेते हैं और अम्ब्रेला लेते हैं और अपने काम पे लगे रहते हैं। कोई हर्डल, कोई बैरियर क्रिएट नहीं करती बारिश यहाँ पे। फ्लडिंग वाली सिचुएशन नहीं आती। सबसे अच्छी बात ये है कि यहाँ पे जो वेदर है वो क्लियरली डिफाइंड है। अगर विंटर्स है तो एकदम एक्सट्रीम विंटर्स होंगी, चिल्ड विंटर्स होंगी, और अगर समर है, गर्मी है, तो एकदम जो समर और हॉट सनी वाइब्स आपको मिलेंगी यहाँ पे। बट कभी कभी पता नहीं चलता, मई या जून के महीने में भी कभी कभी बारिश हो जाती है। एकदम से गर्मी होगी सुबह और दोपहर को बारिश हो जाएगी,
एकदम से ठंड बढ़ जाएगी और लोगों की जैकेट्स बाहर आ जाती है। तो ये थोड़ा सा अनप्रिडिक्टेबल होता है कभी कभी यहाँ पे। तो अगर आप लोग इंडिया में किसी गर्म जगह से आ रहे हैं तो हो सकता है शुरू में आपको यहाँ के विंटर्स में एडजस्ट करने में थोड़ी प्रॉब्लम हो जाए, क्योंकि यहाँ की विंटर्स नो डाउट काफ़ी ज़्यादा एक्सट्रीम लेवल तक जाती हैं। अभी अक्टूबर एंड चल रहा है और मुझे आगे का सोच के जो नवंबर और दिसंबर और जनवरी में होता है, मुझे अभी से ही गूज़बम्स आने लग जाते हैं कभी कभी कि यार कितनी ठंड होती है यहाँ की। बट इसी का नाम लाइफ है। आप यहाँ पे अपने करियर बनाने आ रहे हो या फिर सेटल होने किसी भी ऑब्जेक्टिव को लेके आ रहे हो यहाँ पे, तो आपको एक कुछ नया एक्सप्लोर करने का मौका मिल रहा है, नया एक्सपीरियंस करने का मौका मिल रहा है आप लोगों को। और अनलाइक इंडिया ये भी देखने को मिल सकता है आपको कि जो विंटर एक्टिविटीज़ होती है वो भी यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा कॉमन है और स्नोफॉल देखने का मौका मिलेगा। ये बात सच है कि जर्मनी की इकोनॉमिक सिचुएशन अभी थोड़ी सी चैलेंजिंग है। यहाँ का सीन थोड़ा सा टाइट चल रहा है, रिसेशन में है और रिकवरी होने में 1 या 2 साल और लग सकते हैं। यहाँ पे सारी चीज़ें यहाँ पे एक्सपेंसिव हो रही हैं और उस हिसाब से अभी सैलरीज इतनी बड़ी नहीं है, तो टाइम लग सकता है सिचुएशन को ठीक होने में। बट फिर भी इंडिया से कंपेयर करें तो जर्मनी कुछ फ़ायदे तो दे रहा है, स्पेशली स्किल्ड लोगों के लिए। इंडिया में इकोनॉमी तो ग्रो कर रही है बट अभी भी स्टेबल और हाई पेइंग जॉब्स काफ़ी सेक्टर्स में नहीं मिल पा रही हैं। जर्मनी की लेबर मार्केट अभी भी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, पर्टिकुलरली इन फील्ड्स लाइक AI, इंजीनियरिंग, IT, हेल्थ केयर जैसी फील्ड्स में। हाँ, रिसेशन से मार्केट स्लो ज़रूर हुई है बट फिर भी जर्मन गवर्नमेंट काफ़ी ज़्यादा एफर्ट्स डाल रही है ताकि जो स्किल्ड वर्कर्स हैं, स्किल्ड लेबर है, उनको अट्रैक्ट कर सके। इसीलिए इन्होंने चांसन कार्टे इनिशिएटिव लिया है रिसेंटली तो नहीं, हो गए हैं, कुछ टाइम हो गया है इसको लिए हुए। तो उससे जो फॉरेनर्स हैं, जो आउटसाइडर्स हैं, जो स्किल्ड वर्कर्स हैं, उनको जॉब ढूंढने में ज़्यादा दिक्कत नहीं हो रही है। अगर आपके पास इन डिमांड क्वालिफिकेशंस है ना, तो यहाँ पे जॉब मिलने से आपको कोई नहीं रोक सकता। यहाँ पे जॉब्स अभी भी हैं। यहाँ की सैलरीज इंडिया से काफ़ी ज़्यादा हाई होती हैं और सोशल बेनिफिट्स भी काफ़ी ज़्यादा मस्त हैं। हेल्थ केयर, पेड वेकेशंस, जॉब सिक्योरिटी वगैरह वगैरह। एक बार अगर आपको किसी कंपनी से अनलिमिटेड कॉन्ट्रैक्ट मिल गया ना, तो फिर तो आपकी लाइफ सेट है। ऐसा नहीं है कि इंडिया में जॉब्स की कमी है, इंडिया में भी जॉब्स काफ़ी हैं, अच्छी हैं। बट इंडिया का क्या है ना, अभी सोशल सेफ्टी नेट इतना स्ट्रॉन्ग नहीं हुआ है और अगर आप प्राइवेट सेक्टर में जॉब कर रहे हैं तो जॉब सिक्योरिटी भी नहीं है। लेकिन एक चीज़ जो हमें याद रखनी है, एक चीज़ जो हमें नहीं भूलनी है कि इंडिया और जर्मनी की कॉस्ट ऑफ लिविंग में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। यहाँ पे रेंट, ग्रॉसरीज और यूटिलिटीज़ काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव है। तो भले ही आपकी सैलरी ज़्यादा क्यों ना हो, खर्चा बहुत ज़्यादा होता है यहाँ पे, स्पेशली अगर आप सिटीज़ लाइक बर्लिन या म्यूनिक में रह रहे हैं। तो वेजेस ज़्यादा है पर इन्फ्लेशन के चक्कर में ना काफ़ी पैसा उड़ जाता है, तो सेविंग्स पे ज़्यादा भरोसा मत करना है यहाँ पे। अगर आप जर्मनी आके एंटरप्रेन्योर या फ्रीलांसर बनने का सोच रहे हो तो यहाँ पे सिचुएशन काफ़ी टफ हो सकती है आपके लिए, क्योंकि यहाँ का जो टैक्स सिस्टम और रेगुलेशन है वो काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। इंडिया के कंपैरिजन में यहाँ बिज़नेस स्टार्ट करना इतना ईजी नहीं है और यहाँ के लोगों में मैंने ये चीज़ नोटिस करी है, ऑब्जर्व किया है कि यहाँ के लोग ना एंटरप्रेन्योरियल स्पिरिट लेके नहीं घूमते हैं। तो चीज़ें थोड़ी दिक्कत दे सकती है अगर आपका माइंडसेट ये है कि जर्मनी आना है और जर्मनी में आके बिज़नेस करना है, अपना खुद का एंटरप्रेन्योर बनना है अगर आपने, तो जर्मनी आई डोंट थिंक कि आप लोगों के लिए एक बेटर ऑप्शन है। यहाँ की ब्यूरोक्रेसी एकदम हेडेक वाली है, तो अगर आप बिज़नेस माइंडसेट के साथ यहाँ पे आ रहे हैं तो आई एम सॉरी टू से इंडिया इज़ अ बेटर ऑप्शन फॉर यू। तो जर्मनी का इकोनॉमिक हाल अभी थोड़ा सा बेकार है, लेकिन फिर भी स्किल्ड प्रोफेशनल्स के लिए स्टेबिलिटी और जॉब प्रोस्पेक्ट्स इंडिया से बेटर हैं। यूरोप में अगर आपको बेस चाहिए तो आई डोंट थिंक कि जर्मनी से बेटर जगह कोई है, स्पेशली इसकी सेंट्रल लोकेशन की वजह से। और ये सब मैं इसलिए नहीं बोल रहा क्योंकि मैं जर्मनी में रहता हूँ, बट सीरियसली मुझे जर्मनी में रह के बहुत मज़ा आ रहा है। और ऐसा भी नहीं है कि मैं एंटी इंडियन हूँ। देखो, मैं जितना मर्जी कहीं भी चले जाऊँ, जितना मर्जी जर्मन सीख लूँ, जर्मन बन जाऊँ, बट रहूँगा तो दिल से मैं इंडियन ही। इंडिया में अगर कोई चीज़ सबसे ज़्यादा इरिटेट करती थी ना, वो थी ट्रैफिक। सिटीज़ लाइक मुंबई, बेंगलुरु या दिल्ली में आपको ही पता है कि ट्रैफिक का क्या हाल होता है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट इतने रिलायबल नहीं है एक्सेप्ट दिल्ली मेट्रो, पर भीड़ उसमें भी बहुत होती थी। लोकल ट्रेन्स भी अच्छी है लेकिन फिर भीड़ वहाँ भी होती है। तो ये सब आपको जर्मनी में देखने को नहीं मिलेगा। जर्मनी का पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम इतना ज़बरदस्त है ना और अफोर्डेबल भी है। फ़िलहाल अभी तो मैं स्टूडेंट के स्टेटस पे ही हूँ, तो मेरे पास अभी सेमेस्टर टिकट मिलती है, उससे मैं पूरी जर्मनी में ट्रैवल कर सकता हूँ फ्री ऑफ कॉस्ट। अगर मैं स्टूडेंट नहीं भी रहता या फिर कल को जॉब लग जाती है और स्टूडेंट स्टेटस हट जाता है मेरा, तो उस केस में क्या होगा, मैं 49 यूरो की डॉइचलैंड टिकट ले सकता हूँ पर मंथ। 49 यूरो जो कि अफोर्डेबल होती है। जब आपकी सैलरी जब आप यहाँ पे सैलरीड बन जाते हो तो 49 यूरो अफोर्ड करना कोई बड़ी बात नहीं होती। 49 यूरो में आपको डॉइचलैंड टिकट मिलती है, जिससे आप जर्मनी की किसी भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट में ट्रैवल कर सकते हैं। लाइक ट्रेन ले सकते हैं, ट्रैम, एस-बान, U-बान या बसेज में फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रैवल कर सकते हैं पूरी जर्मनी में आप। पब्लिक ट्रांसपोर्ट यहाँ एकदम एफिशिएंट है, हर जगह कनेक्टेड है। और सिर्फ यही नहीं, अगर आपको कंट्री से कहीं बाहर जाना है, कंट्रीज़ लाइक फ्रांस, बेल्जियम, नेदरलैंड्स, ऑस्ट्रिया, पोलैंड, तो ये सारी कंट्री इतनी ज़्यादा कनेक्टेड है ना, क्योंकि जर्मनी की जो लोकेशन है यहाँ पे 7 या 8 कंट्रीज़ के बॉर्डर्स कनेक्टेड हैं। तो कहीं बाहर जाना कंट्री से इतना मुश्किल नहीं है। आप
फ़्लाइट भी ले सकते हैं, और अगर आपको ज़्यादा खर्च नहीं करना तो आप ट्रेन से भी जा सकते हैं, बसेस से भी जा सकते हैं। तो जर्मनी में रह के जो यूरोपियन कल्चर का एक्सेस मिलता है ना, वो अनबीटेबल है। जर्मनी में आजकल जर्मन लैंग्वेज की रिक्वायरमेंट इतनी ज़्यादा नहीं है जितनी पहले हुआ करती थी। अब ये स्टेटमेंट काफ़ी ज़्यादा कंट्रोवर्शियल होने वाली है और ज़्यादा सब्जेक्टिव भी हो सकती है, तो मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ कि क्यों ऐसा होता है। सिटीज़ लाइक बर्लिन, म्यूनिक, ड्यूसलडॉर्फ, कोलोन, फ्रैंकफर्ट, इन जैसी सिटीज़ में, ये बड़ी सिटीज़ हैं और यहाँ पे इंग्लिश अब ज़्यादा प्रोमिनेंट हो गई है, और कुछ ट्रेंडी एरियाज़ में तो इंग्लिश में लोग ज़्यादा कंफर्टेबल हैं रादर देन जर्मन। ये ट्रेंड इस वजह से आ रहा है, इस वजह से ये शिफ्ट आ रहा है क्योंकि यहाँ की जो यंगर जनरेशन है ना, इन लोगों को कॉस्मोपॉलिटन वाइब काफ़ी ज़्यादा पसंद आ रही है, इसलिए ये लोग अब इंग्लिश में भी कंफर्टेबल हो रहे हैं। अब ये इंडियंस के लिए तो अच्छी न्यूज़ है जो जर्मनी आने का सोच रहे हैं। आप इन बड़ी सिटीज़ में जो मैंने बताई है, यहाँ पे आप बिना जर्मन में फ्लुएंट हुए भी आ सकते हो और काम भी कर सकते हो। गवर्नमेंट तक में ये बात चल रही है कि इंग्लिश लैंग्वेज को सेकंड ऑफिशियल लैंग्वेज का दर्जा दिया जाए। लेकिन अगर आपको प्रोफेशनली ग्रो करना है, स्पेशली उन फील्ड में जहाँ पे लोकल नेटवर्क स्ट्रांग होना ज़रूरी है, या फिर उन छोटी सिटीज़ में या छोटी सिटीज़ के क्लाइंट्स या कस्टमर्स या कलीग्स के साथ आपको काम करना पड़ सकता है, तो ऐसे केस में जर्मन आना बहुत ज़रूरी है। जैसे हेल्थ केयर, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन या ट्रेडिशनल सेक्टर्स में जर्मन में फ्लुएंट होना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। इट्स अ मस्ट। और भले ही अगर आप इंटरनेशनल कंपनीज में भी काम क्यों ना कर रहे हो, अगर आपको जर्मन आती है ना, तो प्रमोशंस के लिए और बेटर कनेक्शंस बनाने के लिए, ग्रोथ के लिए ना, जर्मन आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ऊपर से अगर आप कभी बड़ी सिटीज़ के बाहर शिफ्ट हो गए तो रेजिडेंस परमिट के मामले में, या फिर जो डॉक्यूमेंटेशन के काम होते हैं, इंश्योरेंसेस के काम होते हैं, और भी इस टाइप की छोटी मोटी फॉर्मेलिटीज़ होती हैं, तो उस केस में अगर आपको जर्मन नहीं आती होगी ना, तो इंग्लिश के भरोसे आपका काम नहीं चल पाएगा। तो भले ही जर्मनी अभी इंटरनेशनल हो रहा है, इस तरफ बढ़ रहा है, ये नहीं बोलूँगा कि कंप्लीटली इंटरनेशनल हो गया है, इंग्लिश को टोटली इन्होंने एक्सेप्ट कर लिया है, बात चल रही है, टाइम लगेगा, लेकिन फ़िलहाल के लिए तो जर्मन सीखना ज़रूरी है। आपका काम चल सकता है यहाँ पे, लेकिन अगर आप सिर्फ काम चलाने आ रहे हो ना यहाँ पे, तो लॉन्ग रन में वो आपके काम नहीं आएगा। इसलिए जर्मन की नॉलेज तो होना ज़रूरी है। और सिर्फ यही काम नहीं आती है, कल्चर को बेटर समझना, डीपर रिलेशनशिप्स बिल्ड करना और लेफ्ट अलोन फील ना करना, जर्मनी में अपनी लाइफ को फुली एंजॉय करने के लिए भी जर्मन काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। तो अगर वीडियो को कंक्लूड करूँ तो यही बोलूँगा कि जर्मन कल्चर काफ़ी ज़्यादा वार्म और फज़ी नहीं है, बट ये लोग काफ़ी ओपन और ऑनेस्ट होते हैं। आपको पता होगा कि आप कहाँ स्टैंड करते हैं। जर्मनी में समर्स माइल्ड होती हैं और विंटर्स काफ़ी एक्सट्रीम होती हैं, बट फिर भी यहाँ की जो बाकी की चीज़ें, जो बाकी की बेटर चीज़ें हैं, वो इस वेदर की चीज़ को ना बिल्कुल दबा देती है। तो उससे शुरू में हो सकता है कि शुरू में आपको फ़र्क पड़े, लेकिन बाद में जब आप थोड़े से यहाँ पे यूज़ टू हो जाएंगे इन सब चीज़ों के, तो आपको इतनी दिक्कत आएगी नहीं। इकोनॉमी की हालत थोड़ी टफ चल रही है, लेकिन फिर भी अभी इंडिया से बेटर है। जर्मन लैंग्वेज सीखना ज़रूरी है, लेकिन अब इतना क्रिटिकल नहीं है जितना पहले हुआ करता था। तो ये सब तो मेरे थॉट्स थे। अगर आपको हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ एक लाइक कर देना। और हाँ, ये वीडियो किसी भी जर्मन टूरिज्म बोर्ड या किसी भी अथॉरिटी ने इस वीडियो को स्पॉन्सर नहीं किया है। आई विश कर देता तो बढ़िया ही होता। फिर भी अगर आपको हेल्पफुल लगी है, और अगर आपके कोई डाउट है या कोई क्वेश्चन है, तो आप कमेंट करना, मैं रिप्लाई ज़रूर करूँगा। और ये वीडियो उन सब लोगों को तक ज़रूर शेयर करें जो जर्मनी में आना चाहते हैं। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ गुड वन।